इस वक्त लखनऊ की सरजमीन पे हमारे साथ एक ऐसी शख्सियत मौजूद है जिनके बारे में बताना सूरज को चिराग दिखाने के बराबर होगा। और जेएनयू से उस शख्सियत ने जो शोहरत पाई है वो आज दुनिया में हर जगह जाने और पहचाने जानते लोग उनसे मुलाकात करते हैं, उनसे मिलते हैं। हमारे साथ इस वक्त हैं शशि भूषण समझ जी। शशि भूषण समझ जी, आपको बहुत बहुत स्वागत हमारे चैनल में। बहुत शुक्रिया। तो शशि जी, ये बताइए कि आपको पहले बताइए आपकी परवरिश और आपकी पढ़ाई कैसे हुई? मैं 1995 में पैदा हुआ 13 सितंबर को, और जिस दिन मैं पैदा हुआ उसी दिन मेरे घर में चोरी हो गई। हाँ, और फिर सारा कुछ उठा ले गया, सिर्फ तख्ता बचा था और सब कुछ। तो फिर हम वहाँ से गांव चले आए। हम शहजनवा में रहते थे। गांव आए तो 6 महीने बाद धीरे धीरे लगा कि मेरी आंखों की रोशनी नहीं, ख़राब है, क्योंकि मुझे उजाले में कम दिखाई देता था। तो ये बात पापा को पता लगी, क्योंकि पापा मेरे डॉक्टर थे। तो उन्होंने देखा और समझा कि मैं देख नहीं पा रहा हूँ ठीक से। हॉस्पिटल ले गए, वहाँ पता लगा कि मुझे ग्लूकोमा है। ग्लूकोमा आँखों की एक ऐसी बीमारी होती है जो अगर एक उम्र में हो, एक बड़ी उम्र में, तो उसे कंट्रोल किया जा सकता है, ठीक नहीं किया जा सकता। मगर अगर बच्चे को हो तो वो इम्पॉसिबल है, क्योंकि डायरेक्ट कनेक्शन उसका ब्रेन से होता है। अगर ब्रेन को टच करेंगे तो वहाँ से दिक्कत हो सकती है ब्रेन में। इस वजह से कोई इलाज नहीं था। सो अच्छी बात ये हुई कि माँ बाप ने हमें 8 साल की उम्र तक स्कूल में डाल दिया। गोरखपुर ब्लाइंड स्कूल में मैं पढ़ा, राजकीय स्पर्श इंटर कॉलेज एक ब्लाइंड स्कूल है। इस बीच सबसे ख़ास बात ये है कि मुझे कभी घर से, गाँव से किसी ने एहसास नहीं दिलाया कि मैं देख नहीं सकता। बच्चा बहुत कैची होता है, उसको कोई भी बात आप बताएं वो बहुत तेज़ी से कैच करता है। मुझे कभी बताया नहीं गया कि मैं नहीं देख रहा हूँ। इवन इतना ऐसा होता था कि मम्मा कभी कभी पूछती थी ऐसे रात में कि ऊपर तारा दिख रहा है। मैं कहता था हाँ दिख रहा है, तो मम्मी कहती थी अच्छा ठीक है। मतलब उनको कभी उस बात से नहीं लगा कि नहीं दिख रहा है या दिख रहा है। और मैं कहानियाँ बनाने लगता था, वो देखो तारा वो किस तरह से जा रहा है, इधर से उधर जा रहा है, उधर से इधर आ रहा है। मैं लगता था पूरा बताने, और मम्मी उस पर कभी भी रिएक्ट नहीं किया उन्होंने कि नहीं तुम झूठ बोल रहे हो। हालांकि मैं झूठ बोल रहा था। लेकिन ये जो परवरिश है कि बच्चे को एहसास ना दिलाना कि वो कहीं से कमज़ोर है, और इसमें मेरे गांव का भी बहुत शुक्रिया कि उन्होंने भी कभी, बच्चों ने कभी खेलते हुए एहसास नहीं दिलाया कि मैं कौन हूँ, कैसा हूँ। उन्होंने मेरे साथ भरपूर वो खेले, और मैं खेलते 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 अपने कैपेबल हुआ, एक अपने पैरों पर खड़ा हुआ। स्कूल आया, स्कूल में मैंने एजुकेशन पढ़ाई की। गवर्नमेंट स्कूल की हालत आप जानते ही हैं, वो भी सरकारी स्कूल था। सो बहुत अच्छी हालत में नहीं, लेकिन वहाँ जो अकेलापन था उसने एक संघर्ष करने की हिम्मत दी, और संघर्ष करते करते हम फिर बनारस आ गए। बनारस में हमने 9वीं से 12वीं तक की पढ़ाई की। वहाँ एक हनुमान प्रसाद अंध विद्यालय है, वहाँ पे पढ़ाई की, जिसको 8वीं तक बंद कर दिया गया मॉल बनाने के लिए। तो और उसके लिए हमने आंदोलन भी किया था 4 महीने। तो खैर वहाँ हमने पढ़ाई की। पढ़ाई करने के बाद हम फिर BHU आ गए। BHU में हमने ग्रेजुएशन किया। वहाँ एक दुनिया बदली सी नज़र आई हमें, क्योंकि अब तक हम ब्लाइंड स्कूल में पढ़ते थे, तो जो भी लड़के थे वो ब्लाइंड थे सारे। तो मेरी मम्मी को भी ये बहुत बड़ी चिंता होती थी कि ब्लाइंड लड़कों में तो तुम रह गए, सामान्य लड़कों के बीच तुम कैसे रहोगे, तुम्हें कैसे पसंद किया जाएगा। लेकिन दोस्तों की मोहब्बत, कि उन्होंने बहुत प्यार किया, मुझे एक एक तरह से हर चीज़ समझाया। इवन मैं आपको एक्शन बताऊं अगर, तो मैं पहले यूँ खड़ा होता था, मेरे दोस्तों ने मार मार के ठीक किया कि ऐसे ठीक हो, ऐसे खड़ा हो, सीधा खड़ा हो। तो सीधा खड़ा किया, अच्छा कपड़ा पहनना सिखाया, अच्छे से बिहेव करना सिखाया। उन्होंने ये बताया कि अगर कोई शख्स बात कर रहा है तो उसकी आंखों में आंखें डाल के बात करो, भले तुम आंखें नहीं डाल सकते, लेकिन आंखें 4 करनी है। तो बात करने का बिहेवियर, वो सारी चीज़ें BHU में दोस्तों से, मेरी ज़िंदगी में दोस्तों का बहुत रोल, मेरे दोस्त मेरे लिए बहुत ज़रूरी हैं, और उन्होंने मुझे यहाँ खड़ा किया, समझ लीजिए। 3 साल मैंने BHU में ग्रेजुएशन किया हिस्ट्री ऑनर्स के साथ, और AND छात्रावास, आचार्य नरेंद्र देव छात्रावास और लाल बहादुर शास्त्री छात्रावास में मैंने वहाँ मैं रहा। उसके बाद मैं UPSC की कोचिंग करने चला। मेरे बाबा की बड़ी ख्वाहिश थी कि मैं IAS ऑफिसर बनूं। मुझे भी लगता था कि मैं बन जाऊंगा। मैंने 1 साल तैयारी की और प्रीलिम्स क्वालिफाई किया। प्रीलिम्स क्वालिफाई करने के बाद जब मैं उस स्ट्रक्चर में था, जब वो पढ़ रहा था, तो मुझे ऐसा लगा कि एक तरह की ये ट्रेनिंग है जो स्टेट को फंक्शन करने के लिए दी जाती है। वो कहीं का भी स्टेट हो, दुनिया का कोई भी स्टेट हो,
वो इसी फंक्शन, इसी मशीनरी से चलता है। तो आप मशीन बन के रह जाते हैं। आपका थॉट प्रोसेस आप बहुत सोच नहीं सकते। आपकी कल्पनाएं अगर उड़ान मार रही हैं तो उसे रोकना पड़ेगा। और मैं ठहरा आर्टिस्ट, मैं रुक नहीं सकता था। मैं ये नहीं कहूँगा कि जो लोग उस सेवा में हैं वो किसी भी तरह से अपने साथ गलत कर रहे हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं। वो देश की सेवा कर रहे हैं, उनका बहुत शुक्रिया कि उनकी वजह से हम खुशी से रह पाते हैं, मोहब्बत से रह पाते हैं। लेकिन मैं वो नहीं कर सकता था, तो मैं निकल आया वहाँ से और मैंने फिर JNU का फॉर्म भरा। JNU में एक मैं आपको डिस्टर्ब करूँगा, आपको यहाँ गांव के स्कूल गोरखपुर, बनारस, BHU भी यूपी की बड़ी यूनिवर्सिटीज़ में आती है, उसके बाद JNU मतलब ज़िंदगी में, इंसान की ज़िंदगी में JNU का इतना इम्पोर्टेंट क्यों है? जी हाँ, मैं वहीं तक पहुँचता हूँ। आप बताइए, देखिए कि मैं JNU तक आ भी गया था, आपने सवाल किया। JNU में मैं 2018 में गया और 2020 तक मैं रहा, 2 साल कोरोना ले गया, तो 4 साल मैंने JNU में काटा। और मैं ये दावा करता हूँ कि मैंने जो क्लास में नहीं सीखा वो चाय के ढाबे पे सीखा। वहाँ का जो कंटेंट है बात करने का, वो बहुत मुख्तलिफ है और जगहों से और यूनिवर्सिटीज़ से। और ये जो बातें कही जाती हैं, जैसे क्या है कि आप लखनऊ में हैं, आपका बच्चा कह रहा है कि भाई मुझे JNU जाना है, आप कहते हैं नहीं वहाँ देशद्रोही रहते हैं, वहाँ क्यों जाओगे तुम। 2 बात हैं, एक कि देशद्रोही अगर किसी यूनिवर्सिटी में पल रहा हो तो स्टेट की जिम्मेदारी है कि जल्द से जल्द उसे ख़त्म करे। दूसरी बात ये कि अगर वहाँ देशद्रोही पढ़ रहे होते तो ये इंटेलेक्ट नहीं मिलता। वहीं से कितने नोबेल प्राइज़ लड़के पाते हैं। दुनिया की सबसे बेहतरीन यूनिवर्सिटीज़ में JNU का नाम आता है और रैंकिंग में सबसे ऊपर वो यूनिवर्सिटी है। दरअसल जब कोई भी स्टेट हो, दुनिया का कोई भी स्टेट, उसको सबसे ज़्यादा ख़तरा इंटेलेक्चुअल्स से होता है। उसको सबसे ज़्यादा ख़तरा उन लोगों से होता है जो सोचते हैं, जो बात करते हैं। और JNU जैसी यूनिवर्सिटीज़ में रिसर्च होती हैं और रिसर्च के बाद उन्हीं रिसर्च के आधार पर सरकारें पॉलिसीज़ बनाती हैं। हमें पता होता है कि आज से 10 साल बाद क्या होगा, क्योंकि हमने रिसर्च किया था। अंबेडकर कोई नेता नहीं थे, अंबेडकर स्कॉलर थे। उन्होंने जो रिसर्च किया उसके आधार पे वो कानून बने, वो संविधान बना। तो हमें ये पता होता है, इसीलिए सरकारें हमसे डरती हैं और इसीलिए उन यूनिवर्सिटीज़ का वजूद है कि छात्र अपने आप को खोल के रख पाए, अपने आप को एक्सप्लोर कर पाए। और ऐसी यूनिवर्सिटीज़ की देश में ज़रूरत है जहाँ सोच और क्षमताओं पर काम किया जा रहा हो। और सबसे बड़ी बात कि वहाँ के छात्र बड़े ज़रूरी हैं, जो क्लास से बाहर हैं, जो चाय के ढाबे पे बात, कभी भी चाय के ढाबे पे बैठ के कोई लड़का लड़की की बात नहीं करता। जवान लड़के हैं लेकिन कभी ऐसी बात नहीं करते कि वो बड़ी सुंदर है, उसको वो देखो कितनी अच्छी लग रही है, कोई ऐसी बात नहीं। और लड़की भी आपसे तभी मुतासिर होगी जब आप 4 इंटेलेक्चुअल बातें करेंगे, ढंग की बातें करेंगे, उसकी इज्जत करेंगे, आप उस जो एक फेमिनिज्म का आइडिया है आप उस पर खरे उतरेंगे, नहीं तो लड़की भी आपसे बात नहीं करेगी। तो वहाँ का जो स्ट्रक्चर है वो एक डेवलपमेंट का स्ट्रक्चर है, जो मानसिक विकास जहाँ से होता है, इसलिए वो बहुत ज़रूरी यूनिवर्सिटी। और इसने मेरी ज़िंदगी पे बहुत गहरा असर दिया। मैं चूँकि देख नहीं सकता था, सुनना ही और समझना ही था, और वहाँ मुझे इतना सुनने को मिला, इतना समझने को मिला और इतना काम करने को मिला। लोग बताते हैं JNU जैसी यूनिवर्सिटीज़ में कि भाई वहाँ पैसे दे के इलेक्शन होता है, ये होता है। मैं वहाँ का काउंसलर रहा हूँ। एक अंधा आदमी इस देश में पैसे दे के मिनिस्टर हो सकता, मतलब बिना पैसे के मिनिस्टर हो सकता है? नहीं हो सकता। उस जगह पे मैं काउंसलर था, सिर्फ बात के दम पे, सिर्फ इस दम पे कि मेरा एक रिप्रेजेंटेशन है कि मैं ब्लाइंड हूँ, तो मैं विकलांगों का रिप्रेजेंटेटिव बन के वहाँ पे रहा और लोगों ने मुझे वोट दिया, जिताया और इज्जत से जिताया, प्यार से रखा, हर बातें पूछी और मेरी बातें सुनी। ये बात, और वहाँ पे आप सिर्फ 10 रुपए का फॉर्म भर के सारा इलेक्शन लड़ा जा सकता है, सिर्फ आइडिया पे। आप आइडिया रखें, लोग आपसे इतना सवाल करते हैं छात्र कि आप ये कैसे करेंगे। इवन ये सब भी कि अमेजोन के जंगल जल रहे हैं, उसके बारे में आपका क्या ख्याल है। और ये सोचना, क्योंकि विश्वविद्यालय है वो, हम पूरे विश्व का परिवेश पढ़ते हैं, समझते हैं, इसलिए हम यहाँ से लेके वहाँ तक की बात करते हैं और समझते हैं। इसलिए ऐसी यूनिवर्सिटीज़ का वजूद ज़रूरी है। और मैं तो कह रहा हूँ कि हर इलाके में अगर इस तरह की यूनिवर्सिटीज़ बनाई जाएँ तो हमें JNU जैसी किसी एक यूनिवर्सिटी की ज़रूरत भी नहीं होगी, और फिर हम उसको एंजॉय कर पाएंगे, हम समझ पाएंगे उसकी अवधारणा को। तो
ये जो जेएनयू में आपने रहते हुए कुछ आंदोलन भी किया था, उस आंदोलन का आपका तजुर्बा कैसा था? जेएनयू के आंदोलन के बारे में बताएं। उससे पहले कभी भी आंदोलन नहीं देखा था। जेएनयू में फी हाइक को लेके, फी हाइक एक मसला आया था। क्या हुआ था कि सरकार ने यूं किया था कि हमारी जो फीस थी उसे लगभग 4 गुना 5 गुना बढ़ा दिया था, और हमारे हॉस्टल्स वगैरह में तमाम तरह के रिस्ट्रिक्शंस हम पे थोपे थे कि आप ये ड्रेस पहन के खाना खाने आएँ, फिर ड्रेस उतारें, फिर ये ड्रेस पहन के स्कूल जाएं। मतलब तमाम तरह की और भी बातें थोपी गई थी, जो लग रहा था कि एक मिलिटेंसी क्रिएट करने की कोशिश की जा रही है, एक तरह की ट्रेनिंग देने की कोशिश की जा रही है। हम इसके खिलाफ खड़े हुए। 3 महीने हमारा आंदोलन चला, और इन 3 महीनों में हमने कभी किसी का नुकसान नहीं किया। हम वो जो एडमिन था जहाँ वो लोग रहते थे, आप फोटोज़ देख सकते हैं, कहीं खोजिएगा, वो एडमिन ब्लॉक पूरा हमने बना दिया था पेंट कर करके, समझ लीजिए मैसेज का केंद्र। वहाँ पे फारसी, हिंदी, उर्दू, अंग्रेज़ी, हिब्रू और तमाम भाषाओं में, स्पेनिश, तमाम भाषाओं में क्रांतिकारी कोट्स लिखे गए थे। वहाँ तमाम भाषाओं में पेंटिंग की गई थी जो क्रांतिकारियों को समर्पित हो, और जहाँ से क्रांति पैदा होती है, जहाँ से आइडिया पैदा होता है, विचार पैदा होता है, उस तरह की हमने पेंटिंग की थी। हमारे पूरे स्कूल वैसे रंग दिए गए थे। हम जब सड़कों पे जाते थे तो भी एक सर्कल में जाते थे कि हमारी बात सुन ली जाए। लेकिन वहाँ पे चूंकि स्टेट ने जिस तरह का माहौल बनाया था, जो मैंने पहले कहा कि इंटेलेक्चुअल से जो खतरा है स्टेट को, उससे उन्होंने उस खतरे का इस भारतीय समाज में जिस तरह के लोग, आप जानते हैं कि कैसे समाज में लोग हमारे हैं जो बहुत ज़्यादा एजुकेटेड नहीं हो पा रहे हैं, या लिटरेट तो हैं लेकिन एजुकेटेड नहीं है, तो वो उसकी एक कमी की वजह से लोग समझ नहीं पाए। और खैर हम सड़कों पे भी गए, सड़कों पे हम पर लाठीचार्ज हुआ, बहुत ब्रूटलिटी हुई, और आखिर तक देखिए कि इन सारी ब्रूटलिटीज़ को मीडिया में दिखाया गया। ये नहीं दिखाया गया कि आखिर कोर्ट ने ये फैसला किया कि इन सारे छात्रों पर इस तरह के कोई रूल इम्प्लीमेंट नहीं हो सकते। ये नहीं आया मीडिया में। हम केस जीते, ये बात नहीं आई मीडिया में। हमारा संघर्ष गलत तरीके से दिखाया गया। अगर वो संघर्ष सही तरीके से दिखाया जाए तो, या बात खुले कभी, तो इस देश के तमाम युवाओं को लड़ने, संघर्ष करने और जीतने की हिम्मत मिलेगी, और हमें ये समझ आएगा कि हमें किस तरह से लड़ना चाहिए। आंदोलन इंसान को जिंदा रहना सिखाता है। वो ये सिखाता है कि आप किन बातों पर बोलें, कब ना बोलें, किन बातों को किस तरह से कहा जाना चाहिए, कौन आपके लिए अच्छा है, कौन बुरा है। एक वैचारिक विमर्श देता है आंदोलन। इसलिए देश में या कभी भी आंदोलन बहुत ज़रूरी है, और सरकारों को भी चाहिए कि आंदोलनों को सुने। आज देखिए कि भाजपा सरकार आज उसमें है, वो भी आंदोलन से आई सरकार है। जेपी आंदोलन में कितना बड़ा रोल था इनके कई नेताओं का, उन्होंने बहुत योगदान दिया उसमें। लाल कृष्ण आडवाणी और तमाम छात्र नेता ही रहे जो अपने आप को आज प्रधानमंत्री के रूप में या मुख्यमंत्री के रूप में, होम मिनिस्टर के रूप में देख रहे हैं। तो ये आंदोलनों की ही देन है कि कोई नेता, कोई विमर्श का व्यक्ति देश को मिलता है। इसलिए ये ज़रूरी है कि आंदोलनों को सुरक्षित रखा जाए। तो अब आगे ज़िंदगी में, जैसे आपकी जेएनयू की भी पढ़ाई पूरी हो जाए, इस वक्त आप क्या कर रहे हैं और आगे आपके फ्यूचर में प्लान क्या है? जी, बहरहाल मैं बॉलीवुड में गीत लिख रहा हूँ, मैं वहाँ कहानियाँ लिख रहा हूँ, और बॉलीवुड में काम कर रहा हूँ, गा रहा हूँ, और कोशिश ये है कि एक ब्लाइंड स्कूल बनाऊँ, एक ऐसा ये मेरी ज़िंदगी का यूँ फ़िलहाल तो आखिरी सपना है जिसे मुझे पूरा करना है, कि पूरे देश में हर जगह ऐसे ब्लाइंड स्कूल हों जो स्पोर्ट्स पे आधारित हों। क्योंकि जो ब्लाइंड लड़के हैं उन्हें अगर खेलने कूदने का मौका मिले तो बहुत ज़िंदगी में आगे बढ़ सकते हैं, क्योंकि उनके सेंसेस तेज़ होते हैं उससे। अगर वो दौड़ेंगे, भागेंगे, कूदेंगे तो उनके ब्रेन से लेके बॉडी तक के सेंसेस जो हैं वो स्ट्रांग होंगे, और उससे वो अपनी ज़िंदगी में बेहतर कुछ कर सकते हैं। तो मेरी कोशिश ये है कि मैं ये जो कुछ भी कर रहा हूँ अपनी कला से या अपने लोगों के माध्यम से, मैं उन तक वो पहुँचा पाऊँ जो, क्योंकि देखिए आपके उत्तर प्रदेश में 18 लाख अंधे हैं, 18 लाख दृष्टिबाधित हैं, और इस उत्तर प्रदेश में सिर्फ 4 इंटर कॉलेज हैं महिला और पुरुष के, 4 इंटर कॉलेज जिसमें ब्लाइंड के लिए, जिसमें सिर्फ 100 से 200 बच्चे पढ़ते हैं। 18 लाख बच्चों में 1200 बच्चों से ज़्यादा स्कूलों में नहीं है, और इन 1200 बच्चों में से कोई एक शशि भूषण निकल के आता है, कोई एक रघुवीर शरण श्रीवास्तव निकल के आता है, कोई एक अभय कुमार शर्मा निकल के आता है, जिसकी ये जिम्मेदारी बनती है कि उन सारे लड़कों के लिए कुछ ऐसा करे। क्योंकि आप देखिए वहाँ जो टैलेंट है उन बच्चों में, मेरे जैसे लोग पानी भरे, इतने टैलेंटेड लड़के हैं,
लेकिन उनको पता नहीं है कि वो अपना टैलेंट कैसे इस्तेमाल करें। लोग अपने इकोनॉमिक फ़ायदे के लिए, आर्थिक फ़ायदे के लिए उन बच्चों का इस्तेमाल करते हैं, उन्हें अंधा बना के पेश करते हैं ताकि तमाम तरह तरह के डोनेशंस आएँ और उनकी ज़िंदगी की कोई सिक्योरिटी नहीं होती है। मैं चाहता हूँ कि उन सारे लोगों को एक अच्छी ज़िंदगी मिले, इंसान होने का वजूद उन्हें महसूस हो कि वो इंसान है और इंसान के तरीके से ज़िंदगी गुजारें, इतनी सी कोशिश है मेरी। तो आप ये स्कूल मतलब सेल्फ कुछ बनाएंगे कि इसके लिए भी आप किसी प्रकार का आंदोलन, क्योंकि स्कूल बनाने के लिए पैसा कहीं ना कहीं बहुत मायने रखता है, या आप सरकार से उम्मीद करते हैं कि सरकार इस तरह का स्कूल बनाए? सरकार से तो मुझे दुनिया की किसी भी सरकार से कोई उम्मीद नहीं, जनता से उम्मीद है, जन से उम्मीद है, लोगों की भावनाओं से उम्मीद है, हमारे अधिकारियों से उम्मीद है, मिनिस्टर्स की जो इंसान बचे हैं उनसे उम्मीद है, आपसे उम्मीद है, मीडिया से उम्मीद है और अपने आप से उम्मीद है। मैं किसी स्तर पे जाके जब खड़ा हो जाऊंगा, मेरे पास कुछ पैसे खर्च करने को होंगे कि मैं आपको दे सकता हूँ इस स्कूल बनाने के लिए, तो आप भी मुझे देंगे, जनता भी मुझे देगी, लोग भी मुझे प्यार करेंगे और लोग प्यारे हैं, लोग प्यार करते हैं, लोग चाहते हैं कि ऐसा कुछ हो। विजन की समस्या है कि जो मतलब विजन हो उस काम को करने के लिए, वो अगर हो तो हमारे पास सब कुछ अवेलेबल है। मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि आप हमारी मुहिम में शामिल हो। मैं और तमाम इंटेलेक्चुअल से गुजारिश करूंगा कि इस मुहिम को बनाएं, जोड़ें और इसको खड़ा करने की कोशिश करें। मैं इन्हीं से उम्मीद कर सकता हूँ। जैसा कि आज होली के पर्व है, आज शाम को होलिका दहन होगा, कल पूरे प्रदेश देश में होली का त्यौहार मनाया जाएगा, तो होली के इस मौके पर हमारे चैनल के माध्यम से देशवासियों को और हमारे ऑडियंस को आप कुछ संदेश देना चाहेंगे? होली बड़ा खूबसूरत पर्व है, रंगों का त्यौहार है, तो इसमें सिर्फ रंग चले यही है। आप किसी भी तरह से न किसी को नुकसान पहुंचाएं, न खुद को नुकसान होने दें, सबको प्यार करें, खुद को प्यार करें और दुनिया को समझें, सोचें और मेरी एक कविता अपने साथ ले जाएं कि मोहे फगुनी बयरिया लाल करे, मैं सखी सैया की मतवारी, साजन मोरे कृष्ण मुरारी, लेकर हाथ कनक पिचकारी, सब पर रंग गुलाल करे, मोहे फगुनी बयरिया लाल करे, मैं पीऊ को देखूं मुस्काऊं, होली के संग ईद मनाऊं, राम करे फगुनी पुरवैया, बरहो मास कमाल करे, मोहे फगुनी बयरिया लाल करे। तो ये थे हमारे साथ शायर, लेखक, कवि और एक क्रांतिकारी जेएनयू से, जिन्होंने क्रांति की शुरुआत की, आंदोलन इन्होंने किया। अब इनकी ज़िंदगी का एक इकलौता मकसद है कि देश में एक ऐसा ब्लाइंड बच्चों के लिए, जो दृष्टिबाधित बच्चों हैं, उनके लिए ऐसा स्कूल बने जिसमें उनके टैलेंट को, जो उनके अंदर खूबियां हैं, वो राष्ट्रीय स्तर पर, देश स्तर पर सबके सामने पेश कर सकें। अब इन्हीं उम्मीदों के साथ ये अपनी ज़िंदगी की शुरुआत कर रहे हैं, पढ़ाई इन्होंने पूरी कर ली है और हम इनके लिए ईश्वर से प्रार्थना करेंगे अपने मकसद में, अपने विज़न में कामयाब हो। कैमरा पर्सन मोहम्मद फैज़ान के साथ खुर्शीद खान राजू, न्यूज़ टाइम नेशन, लखनऊ। सब्सक्राइब करें आपका अपना चैनल न्यूज़ टाइम नेशन और हर खबर सबसे पहले पाने के लिए बेल आइकॉन जरूर दबाएं। और हाँ, खबरें पसंद आ जाएं तो लाइक और शेयर करना ना भूलें।